हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुंच के। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की जो ये हमारी वीडियो है ये आईपीसी की जो सेक्शन है उससे रिलेटेड रहेगी। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जो 511 की 11 आईपीसी है वो सभी नहीं करवाऊंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आईपीसी की सेक्शन है वो सभी करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको बस ये वीडियो देख लेनी है। इस वीडियो से बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए, आपने अभी देखा होगा जो अभी 16 तारीख को और जो 17 तारीख को, 16 और 17 जो जुलाई को ये और आज भी जो पेपर एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्या है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने 16 जुलाई के वाला पेपर देखा होगा, तो जो डेंटल वाला पेपर हुआ था उसमें दांतों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो जो ये हमारा हरियाणा पुलिस का जो पेपर होगा तो उसमें भी क्या होगा, जो आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी क्या होता है, ये जो कॉमन से क्वेश्चन बनते हैं ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ना कंप्लीट आईपीसी की धारा करवा दूंगी और आपको जो बेस है वो भी बता दूंगी। तो आप बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए हमारी जो आज की वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कानून क्या होता है। तो कानून को हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कानून को क्या बोला जाता है, लॉ बोला जाता है। इसको हम रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई चौराहा है, चौराहा के बीच में अगर हम चौराहे के चारों साइड से उससे अपने व्हीकल को ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, मिसमैनेज हो जाता है। ठीक है, तो उस मिसमैनेज को मैनेज करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा जो कोई भी चौराहा होता है वहाँ पर क्या होती है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई होती है और वो क्या करती है, हमें सिग्नल देती है और तभी हम अपनी जो व्हीकल है उसको वहाँ से क्रॉस करते हैं। ठीक है, आपने ये ज़रूर देखा होगा जब भी आप कहीं ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे ना कानून बना रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे कानून कहलाते हैं। कानून क्या होते हैं, मिसमैनेज जो हो रखा है हमारे जो सोसाइटी है उसमें जो मिसमैनेज हो रखा है, मिसमैनेज को मैनेज करने के लिए क्या बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और जो ये कानून है, कानून को बनाता कौन है, तो कानून को संसद बनाती है। ठीक है, जो हमारा भारत है, भारत में जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो संसद है वो संसद जो कि आर्टिकल 79 है उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो हमारी संसद है वो आर्टिकल 79 के अंतर्गत आती है। और संसद में को क्या क्या होता है, संसद में एक होती है लोकसभा, एक होती है हमारी विधानसभा। ठीक है, सॉरी, एक होती है हमारी लोकसभा, एक होती है हमारी राज्यसभा। ठीक है, एक हमारी लोकसभा होती है, एक हमारी राज्यसभा होती है और एक हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ये किसके तहत आती है, जो आर्टिकल 79 है इसके तहत जो हमारी संसद आती है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में पहली बार कानून कब बने थे। तो हमारे इंडिया में पहली बार कानून 1834 में बने थे और एक एक्ट था 1833 वाला जिसे हम चार्टर एक्ट 1833 बोलते हैं, इसके तहत बने थे। ठीक है, और इसका जो लॉ कमीशन बनाया, ये लॉ कमीशन बनाया गया था 1834 में। ठीक है, और जो ये लॉ कमीशन बनाया गया था 1834 में, इसका जो अध्यक्ष है वो लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा इंडिया में पहली बार कानून बना था 1834 में, यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत बना था। और यह 1834 में एक लॉ कमीशन बनाया गया था और उस लॉ कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जो लॉर्ड मेकाले हैं इन्होंने ना सिफारिश की थी, क्या की थी, सिफारिश की थी। किस चीज़ की सिफारिश की थी, इन्होंने कहा था कि एक है ना पैनल कोड होना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ रहे सोच रहे होंगे कि जो ये पैनल कोड है ये क्या होता है। तो पैनल कोड वो होता है सजा देने के लिए जिसमें नियम बनाए जाते हैं, तो उसी को हम पैनल कोड बोलते हैं, जिसमें सजा देने के लिए नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो इसकी पैनल कोड की सिफारिश की थी लॉर्ड मेकाले ने। और लॉर्ड मेकाले कौन थे, जो हमारा 1834 में पहली बार इंडिया में कानून बने थे, उसका एक लॉ कमीशन बनाया गया था 1834 में, उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर कर लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, इंडिया में आज़ादी के बाद फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था। देखिए, आपको ध्यान रखना है, इंडिया में आज़ादी के, देखो वो मैंने बोला है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन है, लेकिन अब यहाँ पर बोला मैंने आज़ादी के बाद। देखिए, हमारा जो इंडिया है वो 1947 को आज़ाद हो गया था और हमारे इंडिया के आज़ाद होने के बाद जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन बना था वह 1955 में बना था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और जो ये हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन बना था हमारी आज़ादी के बाद, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, MC
सेटवलेड थे, ठीक है, ये MC सेटवलेड थे, ये आपको ध्यान रख लेना है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है तो आपको ध्यान रखना है, ये थे, ठीक है। ये क्या थे, ये भारत के फर्स्ट महान्यायवादी थे। और जो ये महान्यायवादी है इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। साथ के साथ अपनी पॉलिटिकल को भी कवर करते हुए चलवा रही हूँ मैं आपको। देखिए, जो महान्यायवादी पूछा जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा 76 के अंतर्गत आता है। और जो हमारी संसद है वो किसके अंतर्गत आती है, वो हमारे आर्टिकल 79 के अंतर्गत आती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में हमारा कौन सा लॉ कमीशन चला हुआ है, तो हमारा 22वें नंबर का लॉ कमीशन चला हुआ है। इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 26 कहाँ से आ गया, इसका जो गठन है वो फरवरी 2020 में किया गया था, ठीक है। सॉरी, ये 26 गलती से बोला गया है, ठीक है। अब आपको ना ध्यान रखना है, जो मेकाले थे इन्होंने ना 2 तरह के नियम बनाने, इन्होंने कहा था कि जो नियम है वो 2 तरह के होने चाहिए, ठीक है, या फिर जो कानून है वो कितनी तरह के होने चाहिए, 2 तरह के होने चाहिए। और वो कौन कौन से होने चाहिए, एक होने चाहिए हमारे सिविल लॉ यानी कि हमारे सिविल कानून, और एक होने चाहिए हमारे क्रिमिनल कानून, ठीक है। तो जो सिविल कानून है उस पे जो धारा लगती है वो CPC की धारा लगती है। अगर हम कोई सिविल अपराध करते हैं तो उस पर हमारी CPC की धारा लगती है। और अगर हम कोई क्रिमिनल क्राइम कर लेते हैं तो उस पर हमारी CRPC की धारा लगती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो सिविल लॉ होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए, ये होते हैं आपसी विवादों का निपटारा करने के लिए होते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारे सिविल लॉ हैं ये हमारे आपसी विवाद जो हो जाते हैं आपस में, उसका निपटारा करने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कई बार आपने विवाद देखे होंगे, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में आपने जो डाइवोर्स को लेकर विवाद देखे होंगे, तो ये किस में आते हैं, हमारे सिविल लॉ में आते हैं, ठीक है। और देखिए, इस साइड लिखा हुआ है, अपराध करने पर सजा देने के लिए बनाया जाने वाला कानून क्या कहलाता है, हमारा क्रिमिनल लॉ कहलाता है। जैसे कि मर्डर हो गया, चोरी हो गया, अगर कोई मर्डर कर देता है, चोरी कर देता है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। ये क्या करता है, जैसे अपराध करने के पर जो सजा दी जाती है उसके लिए क्या बनाता है, कानून बनाता है, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। ये किसने कहा था, ये मेकाले ने कहा था कि 2 तरह के कानून होने चाहिए। वो कौन कौन से होने चाहिए, एक होना चाहिए हमारा सिविल लॉ और एक होना चाहिए हमारा क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये यहाँ पर है, देखिए आपको ना अब है ना IPC में और CRPC में ना डिफरेंस समझा रही हूँ मैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी IPC है उसकी फुल फॉर्म क्या है, और जो हमारी CRPC है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो जो हमारी IPC है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारी IPC है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन पैनल कोड, और जो हमारी CRPC है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। देखिए, IPC क्या होती है, IPC वो होती है किसी क्राइम की सजा है वह IPC के, देखिए जो क्राइम हम कर देते हैं तो वो जो IPC की धारा हम पर लगती है तो वो कहलाती है IPC, ठीक है। और CRPC क्या होता है, किसी क्राइम की कोर्ट में जो प्रक्रिया चलेगी वह CRPC कहलाती है, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो CRPC होती है वो होती है किसी, जो भी हम अपराध कर देते हैं उसकी कोर्ट में जो प्रक्रिया चलती है उसको हम CRPC बोलते हैं। और जो हमारी IPC होती है, IPC के तहत हमें ये देखते हैं कि इस अपराध की क्या सज़ा होगी, और CRPC ये देखते हैं कि कोर्ट में जो प्रक्रिया चलेगी वो CRPC के तहत आती है, ठीक है। इसमें आपने डिफरेंस करना है CRPC में एवं IPC में, ठीक है। और जो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब देखिए, आपको ना ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं फैक्ट है यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने अभी जो दिख रहा है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 360p क्वालिटी करके, और फिर आपको ना ये अच्छे से याद करना है, ठीक है। या फिर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको ये जो IPC की धारा है अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, जो हमारी IPC है ये कब बनी थी, तो यह 6 अक्टूबर 1860 को बनी थी। और जो अभी पीछे जो 2018 में एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये डेट पूछी गई है, ठीक है। तो आपको डेट भी अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अपने साथ के साथ नोट्स बनाइएगा, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएं, तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम ID
जाटनी 319 पर मैसेज कर देना। वहाँ पर मैं आपको ये जो नोट्स हैं ये प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम आईडी है मेरी जाटनी 319, वहाँ पर मैसेज कर देना। देखिए जो हमारी आईपीसी है ये कब बनी थी, तो यह बनी थी 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन यह लागू कब की गई थी, देखिए ये आप दोनों ना अलग अलग क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से फाइंड आउट करने हैं। अगर आपसे पूछे कब बनी तो आपने बता देना 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि ये लागू कब की गई थी, तो ये लागू की गई थी 1 जनवरी 1862 को, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारी आईपीसी है, आईपीसी में हमारी जो कुल धाराएं हैं वो 511 हैं और इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 23 हैं, ठीक है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 511 की 11 धाराएं नहीं करवाऊंगी, नहीं जो हमारे 23 अध्याय हैं वो करवाऊंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जरूर करवाऊंगी, ठीक है। तो बस आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी है अच्छे से, ध्यान से अपने माइंड को एक कंसंट्रेट करके अच्छे से देखनी है, ठीक है। और जो हमारा सीआरपीसी है ये कब बना था, तो यह 1973 में बना था। लेकिन यह लागू कब किया गया था, तो यह 1 अप्रैल 1974 में लागू किया गया था। इसमें जो कुल धाराएं हैं वो 784 हैं और इसमें जो कुल अध्याय हैं वो 37 है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो हमारा पुलिस एक्ट है 1961 में आया था, इसमें टोटल धाराएं कितनी है हमारी, 47 है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा पुलिस एक्ट है यह 1961 में बना था और इसमें टोटल धाराएं कितनी है, 47 है। और जो ये वाली स्लाइड है ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर अच्छे से इसको माइंड में सेट करना है, ठीक है। ये डेट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अब है ना, जो हमारा क्राइम होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो हमारा क्राइम है वो 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा संज्ञेय क्राइम और एक होता है हमारा गैर संज्ञेय क्राइम, ठीक है। देखिए संज्ञेय क्या होता है, जिसमें पुलिस बिना किसी कोर्ट वारंट के हमें गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। और इस अपराध में एफआईआर दर्ज धारा 154 के तहत की जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है ये धारा सीआरपीसी की होती है, ना कि आईपीसी की होती है, ठीक है। और ये ज़्यादा सीरियस केस पर ही लागू की जाती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम आपस में मारपीट कर देते हैं या फिर आपस में थप्पड़ वगैरह मार देते हैं एक दूसरे को, तो उस पर सीआरपीसी की किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, तो यह 154 के तहत की जाती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा संज्ञेय होता है उसमें जो पुलिस है बिना किसी वारंट के हमें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो हमारा गैर संज्ञेय होता है इसमें जो पुलिस है, पुलिस को हमें गिरफ्तार करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोर्ट से वारंट चाहिए होता है, ठीक है। और इसकी जो इस अपराध में एफआईआर धारा 155 के तहत दर्ज की जाती है। जो गैर संज्ञेय होता है इसमें 155 के तहत दर्ज की जाती है और जो हमारा संज्ञेय होता है इसमें जो हमारी एफआईआर की धारा है वो 154 के तहत दर्ज की जाती है, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है ये धारा कौन सी होगी, सीआरपीसी की होगी। और इसमें जो हमारे कम सीरियस केस होते हैं इस वाले में संज्ञेय गैर संज्ञेय वाले में इसमें कम सीरियस केस होते हैं और जो हमारा संज्ञेय है इसमें हमारे सीरियस केस होते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, एचएसएससी में पूछा गया है, ठीक है। और जो एचएसएससी क्वेश्चन पूछ लेती है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होने के चांस होते हैं, तो क्या पता आपका लक अच्छा हो और आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अब देखिए मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है। और जब आपने वो क्राइम कर दिया है तो उस क्राइम को आपको पेश करना, सबूत देने पड़ते हैं उस क्राइम को आपको दोषी ठहराने के लिए। तो जो दोषी ठहराने के लिए सबूत पेश करने होते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो जो प्रक्रिया है जिसकी जो सबूत पेश करने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए या फिर जो किस तरह का सबूत हमारा वैलिड होना चाहिए, इसके लिए क्या बनाया गया, सबूत पेश करने के लिए एक एविडेंस एक्ट बनाया गया, ठीक है। इसका बात का आपको ध्यान रखना है, एविडेंस एक्ट बनाया गया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है ये कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 15 मार्च 1872 को और इसको लागू किया गया था 1 सितंबर 1872 को, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। इसमें जो कुल अध्याय हैं वो 11 हैं और कुल धाराएं 167 हैं, जो हमारा एविडेंस एक्ट है। और एविडेंस एक्ट होता क्या है, एविडेंस एक्ट वो होता है जिसमें हम जो सबूत पेश, किसी को हम दोषी ठहराने के लिए हम सबूत पेश करते हैं तो उसकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और वो जो सबूत है वो किस प्रकार का हमारा वहाँ पर वैलिड होता है कोर्ट में, ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। आपको ये ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये लिखा हुआ है सीपीसी। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारा सिविल लॉ होता है उसमें सीपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है। तो जो ये हमारा सीपीसी है ये 1908 में बना था। सीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? सिविल प्रोसीड्योर कोड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। सिविल केस की इसमें सुनवाई की जाएगी। यह कब बना था? तो यह 21 मार्च 1908 को बना था। और यह लागू कब किया गया था? तो यह 1 जनवरी 1909 को लागू किया गया था। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? तो इसमें कुल धाराएं 158 है। और इसमें देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें ऑर्डर भी ऐड किए गए हैं। देखिए और बाकी जो मैंने आपको आईपीसी पढ़ाया, सीआरपीसी पढ़ाया, एविडेंस एक्ट पढ़ाया, उसमें मैंने आपको ऑर्डर नहीं बताए हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर भी पूछे, ऑर्डर भी हैं, ठीक है। वो कितने ऑर्डर हैं? 51 ऑर्डर हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारे सीपीसी है 1908 में यह बनी थी, इसकी फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीड्योर कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको जो बेस है वो कवर करवा दिया है। अब हमें ना जो आईपीसी की हमारी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपको ध्यान रखना है, जो हमारी आईपीसी है उसकी जो फुल टोटल जो धाराएं हैं वो 511 हैं। और इसमें जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 23 हैं। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अब हमें ना जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें क्या है? धारा 1 से लेकर 5 तक का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? सिर्फ इसमें ना परिचय दिया गया है, ठीक है। तो धारा 1 आपको ध्यान रखनी है। जो धारा 1 है यह क्या कहती है कि आईपीसी पूरे भारत में लागू होगी, लेकिन जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है इसमें ये जो धारा है ये लागू नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। धारा नंबर 2 है हमारी, वो बोलती है कि भारत में किए गए अपराध की सजा आईपीसी के तहत मिलेगी, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए हमारे जो इंडिया में कहीं दूसरे विदेश से कोई आ गया, मान लो कोई भी नाम मान लो आप, जैसे कि मान लो एक्स नाम का कोई बंदा आ गया हमारे इंडिया में, और वो क्या कर रहा है, जैसे कि मान लो वाई नाम की कोई लड़की है उसकी साइड देख रहा है। देखिए वो जहाँ से आया है उसके देश में लड़कियों को घूरना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में लड़कियों को घूरना कोई अपराध है, ठीक है। तो क्या होता है, जो जब वो है भारत में है तो उस पर जो जो उसको सज़ा मिलेगी वो आईपीसी के तहत मिलेगी, ठीक है। अगर वो किसी लड़की को घूर रहा है, एक्स क्या बोला था, जेड बोला था या वाई बोला था, जो भी है वो जो घूर रहा है वो उसको देख रहा है, तो उस पर क्या लगेगी? जो हमारे भारत में आईपीसी की धारा है उसको वो लगेगी, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारी धारा नंबर 3 है। जो धारा नंबर 3 है वो बोलती है, अगर मान लीजिए भारत का कोई नागरिक किसी विदेश में चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपराध करता है, तो भी उसको जो सजा है ना हमारे जो भारत की आईपीसी है उसी के तहत मिलेगी, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। मान लीजिए हमारे इंडिया से कोई आदमी कहीं दूसरे देश में चला जाता है तो वो वहाँ पर जाकर किसी को थप्पड़ मार देता है, ठीक है, और हमारे इंडिया में किसी को थप्पड़ मारना मान लीजिए अपराध है, ठीक है, और वो उस देश में मान लीजिए थप्पड़ मारना अपराध नहीं है, तो क्या होता है, उसको जो सज़ा मिलेगी वो हमारे देश में जो आईपीसी की धारा है उसके तहत मिलेगी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये धाराएं हैं साथ के साथ याद होते हुए चल रही होंगी। देखिए एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। जो धारा नंबर 1 है इसमें क्या कहा गया है कि जो आईपीसी है वो पूरे भारत में लागू होगी, लेकिन जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है इसमें लागू नहीं होगी। धारा नंबर 1 में ये बोला गया है। जो धारा नंबर 2 है, धारा नंबर 2 में ये बोला गया है कि भारत में किए गए अपराध की सज़ा आईपीसी के तहत मिलेगी, ठीक है। और धारा नंबर 3 में ये बोला गया है कि अगर भारत का नागरिक कहीं दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वह अपराध करता है तो भी उसको सजा किसके तहत मिलेगी? आईपीसी की धारा के तहत मिलेगी। ये तीनों आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं करवाऊंगी मैं आपको, मैं एक पार्ट और बना दूंगी, लेकिन जो भी करवाऊंगी वो आपको ना अच्छे से अपने माइंड में सेट करते हुए चलनी है, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हम चैप्टर 2 को देखते हैं। देखिए चैप्टर 2 में धारा नंबर 6 से लेकर 52A तक बताया गया और इसमें ना जर्नल एक्सप्लेनेशन की परिभाषा दी गई है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट धारा है वही करवा रही हूँ मैं आपको। देखिए धारा नंबर 10 पर चलते हैं। जो धारा नंबर 10 है वो बोलती है, इसमें क्या बता रखा है, जो पुरुष है और जो स्त्री है इसकी क्या दे रखी है, हमें परिभाषा दे रखी है, ठीक है। और पुरुष किसको कहा गया है, स्त्री किसको कहा गया है, ये जान लीजिए। देखिए किसी भी आयु का जो व्यक्ति है उसको क्या कहा गया है, पुरुष कहा गया है, ठीक है। और किसी भी आयु की जो महिला है उसको क्या कहा गया है, स्त्री कहा गया है, ठीक है। और धारा नंबर 17 है जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो धारा नंबर 17 है ये किसकी परिभाषा दी गई है, इसमें सरकार की परिभाषा दी गई है, ठीक है। सरकार यानी कि केंद्र सरकार। जो सरकार है वो हमारी 2 तरह की होती है, केंद्र में होती है हमारी सरकार, एक और हमारी राज्य में होती है, ठीक है। और जो हमारी एट प्रेजेंट केंद्र में सरकार है वो बीजेपी की है, और जो हमारी राज्य में सरकार
सरकार है वो भी हमारी बीजेपी की है। और जो केंद्र में सरकार है उसके जो हमारे प्रधानमंत्री है वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो हमारी राज्य सरकार है इसमें जो मुख्यमंत्री हैं वो श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, नॉर्मल सी बात है ये। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 21। धारा नंबर 21 में ये बोला गया है कि पब्लिक सर्वेंट की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। ठीक है, और अब आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट बोला किसे जाता है। तो पब्लिक सर्वेंट उसे बोला जाता है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत नौकरी करता है। जो गवर्नमेंट के अंतर्गत नौकरी करने वाला जो भी सर्वेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। इसकी परिभाषा किस में दे रखी है, धारा नंबर 21 में दे रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा सरकार वाली जो सरकार की परिभाषा वो किस में दे रखी है ये भी आपने ध्यान रखना है, ये धारा नंबर 17 में दे रखी है। और जो हमारा पब्लिक सर्वेंट है इसकी जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, धारा नंबर 21 में दे रखी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 24। जो धारा नंबर 24 है इसमें बोला गया है बेईमानी की परिभाषा दी गई है, डिसऑनेस्ट की इसमें परिभाषा दी गई है। अब आपको पता होना चाहिए बेईमानी क्या होती है। बेईमानी होती है किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना ही क्या कहलाती है, हमारी बेईमानी कहलाती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। इसकी परिभाषा किस में दी गई है, ये धारा नंबर 24 में दी गई है। नेक्स्ट हमारा धारा नंबर 26 है। 26 में बोला गया है कि विश्वास का कारण की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसमें किसकी परिभाषा दी गई है, विश्वास के कारण की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट हमारा धारा नंबर 34 है। 34 में क्या बोला गया है, कॉमन इंटेंशन की इसमें परिभाषा दी गई है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, कॉमन इंटेंशन की इसमें परिभाषा दी गई है धारा नंबर 34 में। नेक्स्ट हमारा है धारा नंबर 40। धारा नंबर 40 में जो हमारा क्राइम है, क्राइम की परिभाषा दी गई है। और आपको ये पता होना चाहिए क्राइम किसे बोला जाता है, तो ऐसा कार्य जिसको करने पर हमें सजा मिलती है उसी को क्या बोला जाता है, क्राइम बोला जाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और जो क्राइम की परिभाषा ये किस में दी गई है, ये हमारे धारा नंबर 40 में दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 44। जो धारा नंबर 44 है इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्षति या फिर नुकसान या फिर इंजरी की परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है, और जो ये क्षति है कितने प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की हो सकती है। हम किसी कोई बॉडी को भी ठेस पहुंचा सकते हैं, मेंटलिटी किसी को परेशान कर सकते हैं, किसी की रेपुटेशन को ख़त्म कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को हम जब्त कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कर नहीं सकते। ठीक है, नहीं तो हम किसी की बॉडी पर प्रहार कर सकते हैं, नहीं किसी को मेंटली हम परेशान कर सकते हैं जैसे कि ब्लैकमेल वगैरह, नहीं किसी की जो रेपुटेशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और नहीं किसी की प्रॉपर्टी है उसको आपस में उसको जब्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये अगर हम ये सब करते हैं तो हम पर क्या लगेगी, धारा नंबर 44 लगेगी। ठीक है, जो क्षति है ये हमारी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो हमारा धारा नंबर 3 है, धारा नंबर 3 में क्या बताया गया है, चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3 में जो धारा है वो धारा नंबर 53 से लेकर 75 तक है। और इसमें क्या बताया गया है, सजा के प्रकार बताया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये HSSC के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जिसने भी कांस्टेबल का एग्जाम दिया है उसने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जो सजा के हमारे प्रकार होते हैं वो एट प्रेजेंट 5 तरह के होते हैं, लेकिन हमारे जो पिछले समय में यानी कि पुराने समय में कितने प्रकार के होते थे, ये पहले 6 प्रकार के होते थे। जो हमारी सजा है वो 6 प्रकार की होती थी, लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारी सजा है वो सिर्फ 5 प्रकार की होती है। पहले जो काला पानी वाली सजा होती थी, हमने अपने मूवीज़ में देखा होगा कि इसको काले पानी की सजा दे दी जाती है किसी को, और उसको क्या किया जाता है, बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, अकेले रहना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे काला पानी की सजा थी जिसको 1949 में ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जो हमारी सजा के प्रकार है वो 5 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है। एक सबसे पहला होता है हमारा मृत्युदंड। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपने कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्राइम कर दिया है तो आपको क्या दिया जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, फिर एक होता है हमारा आजीवन कारावास, यानी कि आजीवन यानी कि उम्र कैद की सज़ा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कारावास। कारावास क्या होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा कठोर कारावास और एक होता है हमारा साधारण कारावास। जो हमारा कठोर कारावास होता है इसमें क्या किया जाता है,
इसमें जो हमें है ना काम करना पड़ता है, और जो हमारा साधारण कारावास होता है इसमें हमें काम नहीं करना पड़ता है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो कठोर कारावास है वो कैदियों को दिया जाता है, तो उनसे जो पत्थर वगैरह है वो तुड़वाते हैं, और जो भी काम होता है वो वहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, इसे कठोर कारावास बोलते हैं और साधारण कारावास। ठीक है, ये दो तरह का होता है। और नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी को जब्त करना। ठीक है, मान लीजिए किसी की कोई प्रॉपर्टी है और उसको सजा दी जाती है कोर्ट के द्वारा कि इसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, तो वो उसकी क्या कर ली जाती है, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। और लास्ट है हमारा फाइन, यानी कि जुर्माना, किसी को जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 तरह के सजा थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रख लेना है। ये चैप्टर नंबर 3 में जो है सजा के प्रकार को बताया गया है। पहले 6 प्रकार की सजा होती थी, लेकिन अब 5 प्रकार की है। फर्स्ट हमारी मृत्युदंड, सेकंड हमारा आजीवन कारावास, थर्ड कारावास, और फोर्थ प्रॉपर्टी को जब्त करना, और फिफ्थ फाइन लगाना किसी पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा धारा नंबर 73। जो धारा नंबर 73 है इसमें क्या है, एकांत कारावास होता है। ठीक है, और जो एकांत कारावास होता है वो क्या होता है, किसी व्यक्ति को अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेले में रखा जाता है। ठीक है, और उसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक हम एकांत कारावास में रख सकते हैं। अगर हम उसको 3 महीने से ज़्यादा एकांत कारावास में रखेंगे तो वह मेंटली रूप से क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वो सुसाइड वगैरह करने की अपनी कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो एकांत कारावास है उसको बस है ना 3 महीने तक ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमने चैप्टर नंबर 3 है उसको देख लिया है। इसमें धारा नंबर 53 से लेकर 75 तक का जिक्र किया गया है। और इसमें क्या बताया गया, चैप्टर नंबर 3 में सजा के प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, न वो आगे है हमारा धारा नंबर 73। जो 73 है इसमें एकांत कारावास के बारे में बताया गया है। 3 महीने की इसमें सजा दी जा सकती है, 3 महीने एकांत में रखा जा सकता है। ठीक है, सजा तो बहुत ज़्यादा दी जा सकती है इसमें। ठीक है, आगे है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो धारा है वो धारा नंबर 76 से लेकर 106 तक आती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, खुद को बचाने के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, और अगर वो अपराध होगा भी तो वो उसकी हमें क्या मिलेगी, कम सजा मिलेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। बस हम चैप्टर 5 तक ही आज कवर करेंगे। बस आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, अब हम देखें जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें कब कहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक बताई गई है धारा, तो धारा नंबर 76 से लेकर 106 तक बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, अगर हम खुद को बचाने के लिए कोई अपराध कर देते हैं। देखिए मान लीजिए हम खुद को बचाना चाहते हैं और कोई पागल हमें, मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है और वो हम पर अटैक कर रहा है, लेकिन हमारा उस पागल आदमी पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो हमें मार रहा है और हम उसको अपना बचाव करने के लिए मार देते हैं, और बाय चांस उसको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है, तो क्या होता है, वो हमारा प्राइवेट डिफेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 की कहाँ से कहाँ तक है, तो चैप्टर नंबर 5 में जो धारा है वो 107 से लेकर 120 तक है। ठीक है, और ये क्या इसमें क्या बताया गया है, दुष्प्रेरक के बारे में बताया गया है। दुष्प्रेरक क्या होता है, अबेटमेंट, ये होती है किसी को अपराध के लिए उकसाना। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5A। इसमें क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र होता है। ठीक है, जो धारा नंबर 120A है इसमें इसकी परिभाषा दी गई है, और धारा नंबर 120B में इसकी सजा दी गई है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 120B में सजा दी गई है। ठीक है, ये HSSC में पूछा गया है। देखिए ये जो ये वाला पेज है इसको कवर कर लेते हैं बस, फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में जो धारा है, धारा नंबर 121 से लेकर 130 तक बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, सरकार के विरुद्ध किए गए अपराध को बताया गया है। ठीक है, धारा नंबर जो 121 है इसमें सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की कोशिश करना है। देखिए मान लीजिए बहुत से सारे जो मित्र है वो मिलकर क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, फिर प्लानिंग बन जाएगी उनकी,
तो प्लानिंग किसके तहत बनाएंगे, तो वो धारा नंबर 121 के तहत बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, धारा नंबर 121 122 क्या कहता है कि युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठा करना। उन्होंने प्लानिंग बना ली, प्लानिंग बनाने के बाद वो क्या करेंगे, हथियारों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और जब वो हथियारों को इकट्ठा करेंगे तो वो कौन सी धारा लगेगी, 122 लगेगी, ठीक है। फिर आता है 124 में क्या बताया गया है, राज्यपाल पर या फिर राष्ट्रपति पर कोई कार्य करवाने के लिए अटैक करवाना, ठीक है। ये आता है धारा नंबर 124 में। नेक्स्ट है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये HSSC में पूछा गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आप है ना जितना हो सके ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लगाना, और जो हमारा पुलिस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही लगाने हैं आपने, ठीक है। जो धारा नंबर 124A है वो किसके बारे में बताती है, राजद्रोह करने के बारे में बताती है। राजद्रोह क्या होता है, हमारा दुश्मनी की भावना से सरकार के खिलाफत करना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा राजद्रोह कहलाता है, और ये धारा नंबर 124A के तहत आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 7 में कहाँ से कहाँ तक की धारा बताई गई है, तो इसमें धारा नंबर 131 से लेकर 140 तक बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है, इस चैप्टर नंबर 7 में क्या बताया गया है, सेना के जवान को कार्य करने से रोकने के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है इसमें धारा नंबर 131 से लेकर 140 तक बताया गया है। और ये बताया गया है कि जो सेना के जवान होते हैं, अगर हम उनको कार्य करने से रोकते हैं तो हम पर कौन सी धारा लग सकती है, धारा नंबर 131 से लेकर 140 के बीच में कोई भी धारा लग सकती है। वो किसके तहत आती है, चैप्टर नंबर 7 के तहत आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 8। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इसमें जो धारा है वो 141 से लेकर 160 तक आती है, और ये सामान्य जनता के खिलाफ होती है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए जो धारा नंबर 141 है इसमें क्या कहा गया है, 5 या फिर 5 से अधिक आदमी की सामान्य जनता को परेशान करेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, अनलॉफुल असेंबली बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी सामान्य जनता को परेशान करते हैं तो उन पर कौन सी धारा लगेगी, तो उन पर धारा नंबर 141 लगेगी। और देखिए जब ये असेंबली इन्होंने बना ली तो ये असेंबली क्या करेगी, हिंसा फैलाएगी, क्या फैलाएगी, हिंसा फैलाएगी। और जब ये हिंसा फैला देती है तो इन पर कौन सी धारा लगती है, धारा नंबर 146 लगती है, ठीक है। और जो हमारा एफरी है, एफरी की परिभाषा किस में दी गई है, ये धारा नंबर 159 में दी गई है। एफरी क्या होती है, पब्लिक प्लेस पर आपस में झगड़ना, क्या कहलाता है, हमारा एफरी कहलाता है। और आपको जो हमारा पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पर झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस के पास क्या हो जाती है, पावर हो जाती है, और वो क्या कर लेती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना है। और जो मैंने बस आज तक हम बस इतनी ही चैप्टर नंबर 8 तक ही करेंगे, धारा नंबर हम 160 तक पहुंच चुके हैं। अब मैंने आपको 159 बता दिया है, एफरी के बारे में इसकी परिभाषा दी गई है। देखिए मान लीजिए एफरी क्या होता है, पब्लिक प्लेस पर आपस में झगड़ना, ठीक है। आज की वीडियो बस हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखना है, ठीक है। तो जो हमारी जो धाराएँ हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, और जितना हो उसके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। आपने जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट की वीडियो बनाई थी ऑफिशियल डाटा से वो मैंने डाटा लिया, और उसी वीडियो पर आपने जो है लाइक्स वगैरह हैं, जो व्यूज़ वगैरह वो नहीं दिए हैं। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि इस वीडियो को आप अपना प्यार ज़रूर दोगे, और हो सके तो उस वीडियो को भी जितना हो सके शेयर करना, इस वीडियो को भी शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। और सेकंड पार्ट देखना मत भूलना।